बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नए नावल के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह पहले अपनी मोहब्बत का इज़हार आप करते रहे हैं, इस दफ़ा भी मुकम्मल साथ देंगे। चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वो इस वक्त हस्पताल में मौजूद टहल रहा था, नज़रें बार बार वाल क्लॉक पर डाल रहा था। चेहरे पर परेशानी साफ वाज़ थी। तभी उसे नर्स आती दिखाई दी थी। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटी हुई है। वो मुस्कुराते हुए उसे पैदा हुई बच्ची थमा कर बोली। ज़राब ने मुस्कुरा कर उसका माथा चूमा। नर्स ने मुस्कुरा कर बच्ची ज़राब को थमाई। वो सबसे पहले अपने बाप की गोद में आई थी। ज़राब ने मोहब्बत की उसकी परेशानी पर बोसा दिया। मेरी वाइफ। बच्ची का माथा चूमते ही वो फ़ौरन से नर्स की जानिब देखने लग गया, जिस पर नर्स के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गायब हुई थी। हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद वो नहीं बच सकी। आई एम रियली सॉरी। नर्स के कहे गए अल्फाज सामने खड़े शख्स के लिए नाकाबिले यकीन थे। बच्ची अब उसकी गोद में बलक रही थी, जैसे अपनी माँ के जाने का पता दे रही हो। ज़राब को अपना वजूद बेजान होता महसूस हुआ। उसके हाथ सुन्न होने लगे, जिससे नूर गिरने ही लगी। हया ने फ़ौरन से पहले उसे थामा और उसे लिए खाली खाली नज़रों से देखने लगी, जबकि वो अब खाला की गोद में आते ही पुरसकून सी आंखें खोल गई। हया का चेहरा था जो नूर ने सबसे पहले देखा था, जबकि नम आंखों से उस मासूम को देखने लगी। ये मासूम उसकी इकलौती बहन की निशानी थी, जिस वो एक नज़र भी देखे बगैर दुनिया को अलविदा कर गई थी। वो नूर को खोज से लगाए ज़ारों कतार रोने लगी। अदीना बेगम ने आगे बढ़कर उसे संभाला था, लेकिन हया उस वक्त सबसे बेगाना उस बच्ची को खुद में बेंचे ज़ारों कतार रो रही थी। नर्स के जाने के बाद भी ज़राब को उसके अल्फाज अब तक अपने कानों में गूंजते सुनाई दे रहे थे। उसे लगा था जैसे किसी ने उसके पाँव से ज़मीन खींच दी हो। यशमा को गुजरे 1 महीना गुजर चुका था। इन दिनों नूर का ख्याल सबसे ज़्यादा हया ने रखा। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारती थी। नूर के साथ वक्त गुजारना, उसे तैयार करना हया को अच्छा लगता था। उससे वो और भी ज़्यादा मसरूफ़ रहती थी। वो उसे अपने कराची वाले घर ले जाया करती थी, और नूर का इस कदर ख्याल रखने पर अदीना बेगम ने नूर के लिए हया को उस घर में लाने का फ़ैसला किया। ज़राब को बहुत समझाया, बहुत इसरार किया। पहले तो वो बिल्कुल रजामंद ना हुआ, फिर नूर का सोचकर उसके लिए रजामंद हुआ, और वो अपनी बहन के लिए और नूर के लिए ये कुर्बानी देने के लिए रजामंद होगी। मगर दिल से दोनों ही रजामंद नहीं थे। वो कमरे में सोई थी। अचानक चेहरे पर खौफजदा तसुरात सजे, माथे पर पसीने आने लग गए थे, जिस्म कांपने लग गया था। नहीं प्लीज़ नो। वो नींद में गर्दन नफ़े में हिलाकर चीख मारती उठ बैठी। आंखों में खौफ साफ वाज़ेह था। उसने लाइट ऑन की। खुद को अपने रूम में मौजूद पाकर एक तसल्ली हुई थी। उसकी आंखें नम हुई थी। उसे बहुत मुश्किल से नींद आई थी, और अब शायद नींद नहीं आने वाली थी। चेहरे पर आए बालों को पीछे करती वो बेड क्राउन से टेक लगा गई थी। साइड से सिगरेट निकालकर उसे जलाती लब्बों से लगा गई, अपनी बेचैनी को कम करने के लिए। एक उसे यही चीज़ नज़र आई थी, लेकिन अचानक वो सिगरेट लब्बों से निकाल फेंक गई। नहीं हया, कल से तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इस आदत को ख़त्म करना होगा। वो सिगरेट डस्टबिन में फेंकती खुद से बोलते साथ आंखें बंद कर गई थी। 2 साल से उसके साथ ऐसा ही हो रहा था, जिसकी वजह वो डिप्रेशन में भी गई थी, मगर दोस्तों में रहकर वो बेहतर हो चुकी थी। कल उसका निकाह था अपनी बहन की खातिर। वो ये कुर्बानी दे रही थी, और ज़राब अपनी बेटी नूर की खातिर दिन ब दिन उसका बीमार रहना उसे परेशान कर रहा था। अदीना बेगम के असरार और नूर के लिए वो दूसरी शादी के लिए मजबूरन तैयार हुआ था। दोनों ही बेबस थे, मगर कुछ कर नहीं सकते थे। वखलकनाकुम अज़वाजन, और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया। वो दोनों एक दूसरे के निकाह में आ चुके थे। 2 ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, मगर एक दूसरे के नसीब में थे। निकाह होने के बाद हया और ज़राब को एक साथ बिठाया गया था। हया थोड़ा फासला इख्तियार कर गई। वो सुर्ख रंग के खूबसूरत से जोड़े में मलबूस लाइट से मेकअप, तीखे नकूश की आमिल सुरमई आंखें, दुधियाना रंगत देखने में बेहद खूबसूरत थी। और वो स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस, बालों को नफासा सजाए, बड़ी हुई दाढ़ी, चेहरे पर संजीदगी सजाए, दरमियानी रंगत, वो मर्दाना वजहत की चलती फिरती मिसाल था। दोनों ही उस रिश्ते से रजामंद नहीं थे, मगर किस्मत से कौन लड़ सकता था। सुहा बच्चे, हया को कमरे में ले जाओ। ज़राब के वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोले, जिस पर वो इस्बात में सर हिलाकर हया को लेती कमरे की जानिब बढ़ी थी। ये घर से बिल्कुल अलग जगह पर था। एक पूरा पोर्शन जिसमें 2 रूम थे, उसे ज़राब के कमरे में ले आई थी। अदीना बेगम भी उसके साथ मौजूद थी। सुहा को जाने का इशारा किया हया की जानिब बढ़ी। हया बेटा, आपने इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाने की कोशिश करनी, और ठीक से बैठो।
अदीना बेगम नरमी से उसे मुखातिब करते हुए कहते, साथ उसका लहंगा बेड पर फैला गई। हया बस खामोश रही थी। हार्ट बीट तेज़ हुई थी। जब से निकाह की बात हुई थी उस दिन से वो रात उसके जहन से एक बार नहीं निकली थी, और वो इतना जानती थी उसके साथ फिर से गलत हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ नूर की वजह से मजबूर हुई थी। वो किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहती थी। वो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारना चाहती थी, मगर अब शायद ऐसा नहीं होना था। वो लहंगा फैलाए नजरें झुकाए बेड पर बैठी थी। वो यही सोच रही थी। वो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ थे, दो अलग अलग लोग लेकिन एक दूसरे के निकाह में आ चुके। तभी कलेग की आवाज़ आई और वो दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। एक नज़र उस पर डाली। उसे यूं बैठा देखे माथे पर बल नमूदार हुए थे। उठो और चेंज करो। दरवाज़ा बंद करता सर्द लहजे में उसे मुखातिब करते हुए बोलने लगा। उसकी सर्द आवाज़ पर वो सहम गई। उसकी जानिब देखने लग गई। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये निकाह सिर्फ मैंने नूर के लिए किया, तो मेरे साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अपना कोट उतारते साथ संजीदगी से उसे देखे बगैर बोला। हया को उसकी बातों से शदीद गुस्सा है। खाला ने मुझे यूं बैठने को कहा था। मुझे मालूम है ये रिश्ता सिर्फ नूर की हद तक है। वो मुंह बनाए थोड़ी ऊंची आवाज़ में उसे जवाब देते साथ बेड से उठी। उसने सात निगाहों से उसे देखा था। आवाज़ आज के बाद नीचे रखना, मुझसे किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। जराब उंगली उठाकर गुस्से से उसे वार्न करते हुए सख्त तैवाली बोला था। लहंगा संभालती उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुई और कमर पर हाथ रखकर उसे देखा। मेरे साथ भी किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की तो बेहतर है आप भी मत कीजिएगा। मैं किसी की ऊंची आवाज़ नहीं सुनती हूँ। वो उसकी सर्द आंखों में देखते हुए उसी की अंदाज में जवाब देने लगी। जब जराब के माथे पर बाल नमूदार हुए थे। मेरे साथ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर यही है तुम्हारे लिए, मुझसे दूर रहो। और साथ दूसरा रूम है। वो उसके चेहरे के करीब सर झुकाए सर्द लहजे में घुराया। हया को अपना गुस्सा ज़ब्त करती लहंगा संभालती कमरे से गुस्से से चली गई और वो उसे जाता देखता दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर गया था। दूसरे कमरे में आते ही वो कपड़े बदले बेड पर लेटी थी। उसे अपना वजूद बेजान सा महसूस हो रहा था। किस्मत में आज उसके साथ दूसरी बाल खीर खिला था, मगर वो बेबस थी। ना पहले उसके इख्तियार में कुछ था, ना अब उसके इख्तियार में कुछ था। शायद उसके नसीब में मोहब्बत थी ही नहीं। उन्हीं सोचों में कब उसको नींद आई उसे मालूम ही ना हुआ था। वो उस वक्त जाए नमाज पर बैठा अपने रब से गुफ्तगू करने में मसरूफ़ था। आंखें नम थी। वो जानता था कि आज उसके निकाह में कोई और थी, मगर ना तो वो उसे वो दर्जा दे सकता था और ना ही वो मकाम दे सकता था जो यशम का था। वो अपने रब के आगे शर्मसार था और अपने रब से एक ही इल्तिजा कर रहा था कि रब उसका दिल उसकी रज़ा में राज़ी कर दे। हया को उठते उठते दोपहर के 1 बज गए थे। फ्रेश होकर आती वो जीन शर्ट में मलबूस बालों को टेल पोने में कैद की अपना अक्स शीशे में देखते नीचे आई थी। हया के नीचे आते टीवी लाउंज में मौजूद हर फर्द की नज़र उस पर गई थी। उसके कपड़े देख सब परेशान थे। सुबह और इशाल कभी भी सर से दुपट्टा नहीं उतारती थी, क्योंकि जराब को लड़कियों का सर ढका हुआ ही पसंद था। और उसको हुलिया देख सब हैरान थे। हया बेटा इतनी देर से खैरियत? अदीना बेगम उसे देखते हुए लहजे में नरमी लिए उससे पूछने लगी, जिस पर हया ने उन्हें देखा। मैं इसी वक्त उठती हूँ। वो उन्हें फ़ौरन जवाब देने लगी, जिस पर सब ने चेहरे पर मौजूद हल्की सी मुस्कुराहट गायब हुई और नासरा बेगम अपनी मुस्कुराहट बामुश्किल छुपा सकी। बेटा यहाँ ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता। वो एक फिर से धीमे लहजे में संजीदगी से बताने लगी। हया ने अपने कपड़ों पर नज़र डाली। क्या बुराई है इनमें? पूरे तो हैं, मैं ऐसे कपड़ों में ईजी रहती हूँ। वो अपने कपड़ों पर नज़र डालती फ़ौरन से जवाब देने लग गई थी। अदीना बेगम को अब की बार शर्मिंदगी महसूस हुई थी और वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई थी। इस घर में कुछ नाश्ते के लिए है या नहीं? वो मैड की तरफ देखते हुए पूछने लगी, जिस पर वो खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई। तुम जिस वक्त नाश्ता कर रही हो इस वक्त हम यहाँ सब दोपहर का खाना खाते हैं। नसरा बेगम फ़ौरन से तंज करते हुए टीवी स्क्रीन पर नज़रें मरकूज़ कर गई। तो मैंने तो आपको नहीं रुका दोपहर का खाना खाने से। वो फ़ौरन से जवाब देते साथ नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई थी और नसरा बेगम बस उसे देखती रह गई थी। नाश्ता करते ही वो नूर को अदीना बेगम से लेती ऊपर की जानिब बढ़ गई और वो सब उसे जाता देख रहे थे। नूर को कमरे में लाती हाथ में मौजूद फ़ोन साइड टेबल पर रखकर उसके कपड़े तब्दील करवाने लगी थी। अब मेरे प्यारे नूर कपड़े चेंज करेगी। वो मुस्कुराते हुए उसकी नाक दबाते हुए कहते साथ उसे कहते तब्दील करवाने लगी। कपड़े तब्दील करवाने के बाद उसे सीने से लगाया था। वो खुद को जैसा दिखाती थी वो वैसी नहीं थी। वो अंदर से बिल्कुल ख़त्म थी। उसे लोगों की हमदर्दियाँ लेने का बिल्कुल शौक़ नहीं था। वो अकेला रहना चाहती थी। सिर्फ उसके लिए उसकी माँ और बहन अजीज़ थी और कोई रिश्ता या लोग उसके लिए अहमियत नहीं रखते थे। दिल में जज्बात थे मगर खुद को पत्थर का दिखाती थी। नूर को तैयार करने के बाद मोबाइल में उसकी तस्वीरें लेती वो मुस्कुरा रही थी। नूर के साथ वक्त गुजारना उसे बेहद अच्छा लग रहा था।
इफ्तिखार साहब की 3 औलादें थीं, 2 बेटे, 1 बेटी। बड़ा बेटा शाहनवाज जिनकी बीवी अदीना बेगम और 2 बेटे ज़राब और इर्तज़ा थे। दूसरे नंबर पर आज़म साहब जिनकी बीवी नाहिद बेगम और उनको भी 2 ही बच्चे थे, 1 बेटा आरिस, दूसरी बेटी इशाल थी। तीसरे नंबर पर नसरा बेगम, उनकी 1 ही बेटी सुहा थी। इफ्तिखार साहब 7 साल पहले उस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके 1 साल बाद ही उनकी बेगम भी उस दुनिया से चली गई थी। शाहनवाज की वफ़ात को भी काफ़ी साल गुजर चुके हैं और नसरा बेगम के शौहर भी वफ़ात पा गए थे, जिसके बाद वो यहीं रहने लग गई थी। वो इस वक्त लान में मौजूद झूले पर बैठी झूला झूल रही थी जब सामने से वो आया। दरमाने कद का, हल्की बेहद तेखे नकोश का हामिल, देखने पर खूबरू नौजवान था। झूला झूलना बंद करो और चाय बनाओ मेरे लिए जाकर। वो उसके पास आते हुए उसे देखकर कहने लगा। इशाल ने उसकी जानिब देखा। दरमियाने कद की, तीखी नाक, गुलाबी लब, स्याह आंखें, वो देखने में बहुत प्यारी थी। स्याह रेशमी बाल जिन पर दुपट्टा था। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, वो गुस्से से उसे जवाब देती सामने देखने लग गई। जब वो उसके साथ बैठा ये नौकर होती तो बना कर देती। वो उसे देखते हुए हंसते हुए कहने लगा। जब इशाल उसकी फजूल सी बात पर खासा मुंह बना गई। क्यों सुबह सुबह दिमाग ख़राब कर रहे हो मेरा इर्तज़ा। वो उसे गुस्से से बोलते साथ सामने देखने लग गई और उसे तंग करने में उस शख्स को हमेशा की तरह मज़ा आ रहा था। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब था, आंखें भी ख़राब हो चुकी हैं। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं पागल। वो उसे मज़ीद तपाते हुए मुंह बनाए बोलता इधर उधर देखने लग गया। जब वो उठकर वहाँ से चले गई। चाहे लाजमी लाना, वो उसे जाता देखते हुए बोला। जब इशाल चलते चलते मुड़ी, तुम्हारी बात मानने से बेहतर है मैं मर ना जाऊँ। वो उसे मुंह बनाए जवाब देते वहाँ से चली गई और जाकिलाब मुस्कुराए थे। उसे तंग करने में हमेशा उसे मज़ा आता था। अरे आ गए तुम। नसरा बेगम उसे आता देख मुस्कुराते हुए बोली। लंबे कद का चेहरे पर बियर्ड मौजूद थी। स्याह बाल, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए हुए था। वो देखने में काफ़ी खूबसूरत नौजवान था। अस्सलाम वालेकुम, वो सोफे पर बैठते हुए बोला। नाहिद बेगम और नसरा बेगम ने उसे जवाब दिया। आरिज़ ने नज़रें किचन की जानिब घुमाई थी मगर वो वहाँ मौजूद नहीं थी। सुबह नहीं देखती कहाँ है वो उन्हें देखते हुए पूरे टीवी लाउंज में नज़रें घुमाए पूछने लगा रूम में है। नसरा बेगम ने उसे जवाब दिया जिस पर वो सर को खम दे गया। मैं नमाज अदा कर लूँ कहते साथ वो उठकर ऊपर की जानिब बढ़ा। अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाने के बजाय वो सुबह के कमरे की जानिब बढ़कर दरवाजे पर दस्तक देने लगा। दरवाज़ा खुला। छोटे कद की बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें, तीखी नाक, गुलाबी लब, गंदमी रंगत, वो देखने में बेहद प्यारी और मासूम थी। उसने आरिज़ की जानिब देखा। जी भाई, वो उसे देखते हुए मासूमियत से पूछने लगी और भाई कहने पर उसने जब्त किया। नीचे नहीं थी तुम खैरियत? वो लहजे में नरमी लिए उससे पूछने लगा। सुहा ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। ये बस कॉलेज का टेस्ट है, उसकी तैयारी कर रही थी। वो किताबों की जानिब नज़रें किए उसे जवाब देने लगी। उसकी नज़रों की तपिश से वो कन्फ्यूज़ हो रही थी। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। वो लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए उसे बोला। सुहा ने उसकी जानिब देखा। थैंक यू भाई, वो मुस्कुराते हुए उसे बोली और आरिज़ ने दाढ़ी पर हाथ फेरा था। भाई मत कहा करो मुझे, लहज में सर पन लिए उसे बोलता कमरे से चला गया और सुबह उसे जाता देख रही थी। ये शख्स उसकी समझ से बाहर था। ज़रा 8 बजे के करीब घर में दाखिल हुआ। उसे आज आते हुए देर हो गई थी मगर वो चाल चलता वो घर में दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, अदीना बेगम को देखते हुए वो सलाम करते साथ उनके गले मिला। वालेकुम सलाम, खाना लगवाओ। अदीना बेगम उसे मुस्कुरा कर जवाब देती फ़ौरन पूछने लगी जिस पर वो नफ़ी में सार हिलाता ऊपर की जानिब बढ़ा। अदीना बेगम के इस तरह पूछने से उसे यशमा याद आए थे जो उसके बगैर खाना नहीं खाती थी। अपनी सोच जटा कर वो हया के कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। वो थोड़ा सा और खोल कर अंदर दाखिल हुआ। नज़र उस पर जो गई जो नूर को सीने पर सुलाई हुई थी और फिर नज़रें उसके कपड़ों पर गई। नूर मुझे दो, वो उसे देखते हुए कहने लगा। उसकी आवाज़ पर उसने उसे देखा और बेड से उठकर नूर को ज़राब को थमाकर शर्ट ठीक करने लगी। कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं सिखाई तुम्हें किसी ने? वो लहजे में सख्ती लिए उसे देखते हुए बोला। उसकी बात पर वो उसे देखने लग गई। नहीं, जैसे आपको किसी ने लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई। वो उसे देखते हुए फ़ौरन से जवाब देने लगी। उसके माथे पर हमेशा की तरह बाल नमूदार हुए। बात करना ही बेकार है, गुस्से से उसे बोला। हया मुस्कुरा कर उसे देखने लग गई। नेवर माइंड, वो उसे जवाब देते साथ बाथरूम की जानिब बढ़ गई और वो लंबे लंबे डाक बरता अपने कमरे में आ गया था। वो नमाज अदा करके बेड पर लेटा था जब उसे म्यूज़िक की आवाज़ आई थी। वो गुस्से से खड़ा हुआ और हया के कमरे की जानिब बढ़ा जो इतनी ऊंची आवाज़ में गाने सुन रही थी। उसके रूम का दरवाज़ा नॉक किया। हया ने दरवाज़ा खोला। ज़राब गुस्से से उसे देख रहा था। ये क्या है? वो सर्द लहजे में उसे देखते हुए पूछने लगा। हया उसे ही देख रही थी। म्यूज़िक, फ़ौरन से नॉर्मल अंदाज में जवाब देने लगी। वो उसे बस देखता रह गया। वक्त देखा तुमने? वो ना चाह कर भी लहजे में सर्द पन लिए उसे पूछने लगा।
میں اسی وقت سنتی ہوں، وہ اسے جواب دیتے ساتھ اندر واپس چلے گی۔ وہ بھی اندر آیا۔ یہ میرا گھر ہے اور اپنی عادتیں بدلو ادھر۔ اس وقت کوئی میوزک نہیں سنتا، بلکہ میوزک سنا ہی نہیں جاتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے کہنے لگا، یعنی اس کی جانب دیکھا، مجھے معلوم ہے اس گھر میں ساری بڈھی روحیں رہتی ہیں، ایک کمرہ دیا ہے نا آپ کو۔ وہ اسے مزید غصہ دلاتے ہوئے فوراً سے بولی۔ جب ذراب 2 قدم اس کی جانب بڑھا گیا، تم نے مجھے کمرہ دیا یا میں نے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے بولا۔ حیا اس کے قریب آنے پر گھبرائی اور اسے دیکھا۔ ہاں وہی میرا مطلب، وہ فوراً سے جواب دیتی 2 قدم دور ہوئی تھی۔ تم مجھے میری یشما کی بہن کہیں سے بھی نہیں لگتی۔ وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر حیا کمر پر ہاتھ رکھتے اسے ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ شاید پہلی لڑکی تھی جو اس کے غصے سے نہیں ڈر رہی تھی۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ اسے پھر سے اس کی بات کا جواب دینے لگی۔ ذراب نے ماتھے پر انگلی مسلی تھی۔ مجھے لگتا ہے خالہ نے ایک ہی بیٹی کو تربیت دی ہے، ایک بیٹی جتنی سلجھی تمیزدار، دوسری اتنی ہی بدتمیز۔ ذراب کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پہلی لڑکی تھی جو اس کے سامنے اس قدر زبان چلا رہی تھی۔ تو میں نے تو نہیں بولا، مجھ بدتمیز کے منہ لگے۔ وہ اسے پھر منہ بنا کر کہہ دی۔ میوزک کی آواز ہلکی کر گئی۔ ذراب سرد نگاہوں سے اسے ابھی بھی دیکھ رہا تھا۔ لیجیے جو آپ چاہتے تھے کر دیا، اب آپ جائیں۔ وہ ہاتھ باندھے غصے سے کہتے ساتھ اسے بولے۔ وہ بھاری بھاری قدم اٹھائے، غصے سے کمرے سے باہر آ گئے۔ ایک بات وہ تو جان چکا تھا، اس سے بات کرنا بیکار سے بھی بیکار ہے۔ جی تو کیسے لگے ذراب اور حیا؟ قسط کیسی تھی؟ اپنی رائے سب ضرور دیں پلیز۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔